लास्ट क्या पढ़े थे? रोल आउट रोल इन बता दिए थे? नहीं। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी एलोकेशन, और मेमोरी एलोकेशन में हम लोगों को दो तीन चीज़ें जाननी थी। तो पहली बात बताए थे मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। इसमें हम लोग डायनेमिक पढ़े थे, स्वैपिंग पढ़े थे, म्यूटेक्स पढ़े थे, सब बताए थे ना। उसी का एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? तो स्वैपिंग का मतलब होता है किसी एक जगह पर या किसी एक लोकेशन पे मेमोरी को लाना और फिर उसको क्या कर देना, हटा देना। यानी किसी एक पॉइंट या किसी एक लोकेशन पे मेमोरी को लाना और हटा देना क्या कहलाता है, स्वैपिंग। स्वैपिंग दो टाइप का होता है। पहला जो है हमारे लिए वो है रोल आउट, और दूसरा जो हमारे पास है वो है रोल इन। हाँ, हम तो यही देख पा रहे हो और इसको देख पा रहे हो, और तो कोई है नहीं, कोई बात। तो हमारे पास दो तरीके का होता है। पहला क्या हो गया, रोल आउट, और दूसरा क्या हो गया, रोल इन। अब एक क्वेश्चन आता है कि रोल आउट क्या होता है और रोल इन क्या होता है। तो एक चीज समझिएगा, एक डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आपको बताए थे कि कोई भी डेटा हमारे कंप्यूटर में होता है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क। और उसको आप अगर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग करने के लिए वो कहाँ पे जाता है, रैम में। बताए थे यहाँ तक? अरे यस नो तो बताओ। और रैम क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग डेटा को लाता है, प्रोसेसर में प्रोसेस करता है और फिर वापस भेज देता है। अब जब प्रोसेसर की बात हम लोग कर रहे थे तो आपको पिछले क्लासेस में बताए थे कि यहाँ पर भी जो डेटा लगा होता है वो कौन से फॉर्म में लगा होता है, क्यू के फॉर्म में। वेरी गुड, क्यू के फॉर्म में लगा होता है। और जब डेटा क्यू के फॉर्म में लगा होता है तो वहाँ पे दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहला होता है क्यू में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, और दूसरा क्या देखा जाता है, लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी है। तो आपको बताए थे कि ऐसा टास्क जिसकी प्रायोरिटी क्या हो, कम हो या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, उसको क्या किया जाता है, या तो टर्मिनेट कर देते हैं या तो क्यू में उसको कहाँ रखते हैं, पीछे रखते हैं, लास्ट में रखते हैं। और वही बार बार क्यू में लास्ट में जाने की वजह से एक कंडीशन भी क्रिएट कर देता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेडलॉक। तो रोल आउट क्या कहता है, रोल आउट स्वैपिंग यही कहता है, ये कहता है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी के आपके पास क्यूज हैं या जो लोवेस्ट प्रायोरिटी टास्क है, लोवेस्ट प्रायोरिटी टास्क है, आप उसको क्या करिए कि रैम से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए हार्ड डिस्क में। वो कहाँ पड़ा रहेगा, हार्ड डिस्क में ही रहेगा। और जो हाई प्रायोरिटी टास्क है उसको लाइए, प्रोसेस करिए, रिजल्ट दिखाइए। ठीक है, जब सारे हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फिर लास्ट में आप किसको लेकर आइएगा, लो प्रायोरिटी टास्क। और मान लीजिए कि लो प्रायोरिटी टास्क को कभी आने का मौका ही नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करेंगे, तो एक अलग कहानी होगी जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई रिपीट अगेन, हमारे पास लोअर प्रायोरिटी वाले जो टास्क हैं उसको कहाँ कर देना है, वापस भेज देना है किसको, हार्ड डिस्क को। तो जब लो प्रायोरिटी टास्क को रैम से वापस भेज देते हैं हार्ड डिस्क, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रोल आउट स्वैपिंग। क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो एक नेक्स्ट हेडिंग डालो, रोल आउट स्वैपिंग। आप इसमें लिखेंगे
लोअर प्रायोरिटी processes are sent back to the disk while they are while they are while they are while they are waiting for input output devices while they are waiting for input output devices while they are waiting for input output devices. क्लियर है? तो मैंने आपसे क्या बताया, जो लो प्रायोरिटी टास्क है उसको क्या करते हैं, रैम से निकाल कर कहाँ रख देते हैं, हार्ड डिस्क, और ज़रूरत पड़ने पे हार्ड डिस्क में तो सड़ते हुए नहीं ना छोड़ दोगे, वापस उसको हार्ड डिस्क से रैम में ले आओगे। तो जब एक लो प्रायोरिटी टास्क को हम लोग हार्ड डिस्क से वापस रैम में ले आते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रोल इन। नहीं समझ में आया? आया समझ में सबके? नहीं आया? अरे यस नो तो बोलो। तो अगर वापस हार्ड डिस्क से रैम में ले आते हो किसको, लो प्रायोरिटी टास्क, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोल इन। क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट आप सबके मन में ये चल रहा होगा कि सर इतने दिन से आप स्वैपिंग क्यों खेल रहे हैं, स्वैपिंग पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी लिखवाएंगे, वो भी लिखवा देंगे, रोल इन क्या होता है, दो चार चीजें समझ सकते हैं हम लोग। देखो स्वैपिंग क्यों जानना आवश्यक है, तो मैंने आपसे बताया मेमोरी मैनेजमेंट का एक तरीका है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। ठीक उसी तरीके से स्वैपिंग का भी एक एडवांटेज होगा और दूसरा क्या होता है, डिसएडवांटेज। स्वैपिंग का भी क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आपसे अगर हम पूछेंगे कि एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। दूसरा जानना पड़ेगा कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो खैर पहले हम लोग एक दो एडवांटेज यहाँ से चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डेटा को कहाँ से ला रहे हैं, हार्ड डिस्क से रैम में। लो प्रायोरिटी को ले आओ, हाई प्रायोरिटी को क्या करो, पहले काम कर दो। तो इससे समझ में क्या आता है, एक बार में कितना काम हो रहा है, एक काम या एक से अधिक काम? एक काम हो रहा है, एक से अधिक काम हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ हमें, यहाँ पर सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा है कि कम है? कम है। अगर 10 रोटी खा लिए तो उसको पचाने में ज्यादा टाइम लगेगा, या 2 रोटी खाओगे उसको पचाने में ज्यादा टाइम लगेगा? 10 रोटी। तो यहाँ पे स्वैपिंग में क्या हो रहा है बेटा, हाई प्रायोरिटी टास्क जो है उसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई है कि लो है? हाई है। तो स्वैपिंग से एक फायदा ये है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। दूसरा आप बताएं कि जहां पर मेमोरी की अगर हम लोग बात करते हैं, मेमोरी महंगा होता है सस्ता होता है? मेमोरी का मतलब आपके यहाँ भाषा में हुआ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सस्ता होता है या महंगा होता है? हाँ, हार्ड डिस्क सस्ता होता है, हार्ड डिस्क जो होता है वो महंगा होता है। हाँ ऐसे ठीक है, हम हार्ड डिस्क जब कह रहे होंगे तो यहाँ पे मेरे हार्ड डिस्क कहने का मतलब एसएसडी भी होगा। यानी कहा जाए तो एक ठेठ भाषा में सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, महंगा होता है। और इस सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करने के लिए हमें एक काम करना होता है कि भाई मेमोरी का एफिशिएंट यूज होना चाहिए। तो मेमोरी का एफिशिएंट यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि या तो डेटा को डिलीट कर दो,
या तो डेटा को सेव करो, लेकिन सेव भी करो तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, पिछली क्लास में आपको बताए थे डीफ्रैगमेंटेशन का, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन बताए थे। क्या बताए थे? कंप्रेस करके हम लोग हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी आप कहते हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस में या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्पेस को मैनेज करना होता है, तो वहां पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। जो नए बच्चे हैं या जो भूल गए हैं उनको बता दे, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो हमारे यहाँ हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो हर एक पॉइंट पे स्टोर होता है, और हर एक पॉइंट की क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। तो मान लीजिए इस डॉट की एफिशिएंसी अगर 50 जीबी की है और यहाँ 43 जीबी डेटा ही स्टोर है, तो 7 जीबी जो मेमोरी है वहाँ पे ऑक्यूपाइड है, वो क्या है? वेस्टेज है। तो हम उसको वेस्ट क्यों करें? यूज कर सकते हैं। उसी के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। ये क्या करता है कि सारे फाइल्स को कंप्रेस कर देगा। सारे फाइल्स को क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करने से क्या होगा? जो एम्प्टी स्पेस है वो निकल कर कहीं आ जाएगा एक मेमोरी एड्रेस के तौर पे, और वहां पे आप कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फाइल सेव कर सकते हैं। यानी आपके मेमोरी का क्या होता है? एक एफिशिएंट इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? पहले लिखो, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग। हम लोग हेडिंग डालो पहले, रोल इन स्वैपिंग। हेडिंग डालो रोल इन स्वैपिंग, रोल इन स्वैपिंग, रोल इन स्वैपिंग। इसमें लिखेंगे आप स्वैपिंग द प्रोसेस swapping the process back into the processor is referred as role in swapping, is referred as role in swapping, is referred as role in swapping. नेक्स्ट एक हम लोग बात कर रहे थे एडवांटेजेस की, एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एडवांटेजेस ऑफ स्वैपिंग, एडवांटेजेस ऑफ स्वैपिंग, एडवांटेजेस ऑफ स्वैपिंग, एडवांटेजेस ऑफ स्वैपिंग। किस कॉलेज से आई हैं आप? एक्सटेंशन। आप बीसीए से हैं? एमसीए? कौन सा सेमेस्टर है आप? अच्छा, तो आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए हैं? तो आपको इसी साल एग्ज़ाम देना है? और कहाँ से बिलोंग करती हैं? कहाँ? झारखंड कहाँ से? अच्छा, तो मतलब वहाँ से रोज आते हैं क्लास करने? खैर, हाँ, तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाँ एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो आपको पहला एक चीज़ बताए कि जब हमारे पास क्या होता है, स्वैपिंग होता है, तो स्वैपिंग से क्या होता है? सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो हाई प्रायोरिटी टास्क होगा वो पहले निकल जाएगा, और जो लो प्रायोरिटी होगा वो कहाँ रहेगा? पीछे अटका रहेगा। तो पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हैं एडवांटेजेस में। अच्छा, एक बात और, आपसे अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि भैया ये सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी डिसाइड करने वाला, ये कैसे करते हैं? तो 2 मिनट आप लोग रिकैपिचुलेट करिए। आपको बताए थे कि टास्क का प्रायोरिटी डिसाइड करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोज हैं, बताए थे। अरे भैया इधर कुछ बोल ही नहीं रहे ये लोग। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स बताए थे।
तो राउंड रॉबिन पढ़ाए थे, ये सब पढ़े हो, याद है कि भूल गए? प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव कुछ बताए थे ऐसा? नहीं याद है, एक बार रिवीजन करो। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वैपिंग के समय प्रायोरिटी ऑफ टास्क कौन डिसाइड करता है, तो स्वैपिंग के समय प्रायोरिटी ऑफ टास्क डिसाइड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स का। तो 2 पॉइंट निकलता है। पहला पॉइंट लिखोगे आप, एडवांटेजेस ऑफ स्वैपिंग। एडवांटेजेस ऑफ स्वैपिंग, एडवांटेजेस ऑफ स्वैपिंग। पहला लिखेंगे, इट कैन बी easily applied, it can be easily applied using scheduling algorithms, using scheduling algorithms to decide the priority of task, to decide the priority of task. नेक्स्ट लिखोगे, आपको बताए थे अभी यहाँ पर कि स्पेस क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, यानी मेमोरी का यूजेज क्या होगा? एफिशिएंट मैनर में होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखोगे, एंश्योर्स, नेक्स्ट लिखोगे, एंश्योर्स efficient usage of the memory, आप लिखे थे सीपीयू के बारे में, लिख लिए? नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेस वेस्टेज ऑफ, हाँ उसी में, लेस वेस्टेज ऑफ CPU, less wastage of CPU। नेक्स्ट लिखोगे, लास्ट पॉइंट आप एक और लिख सकते हैं, इससे बेनिफिट क्या होता है कि लो प्रायोरिटी टास्क पहले, हाई प्रायोरिटी टास्क पहले आया, लो प्रायोरिटी बाद में चला गया, CPU फास्ट काम करेगा। तो CPU जैसे ही फास्ट काम करता है तो वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग का। यानी एक यूज़र के लिए जब CPU फास्ट काम करेगा तो वो क्या मान के चलते हैं हम लोग कि हमारा CPU एक बार में कितना काम कर रहा है? एक से अधिक काम कर रहा है। लेकिन कर कितना रहा होता है? एक ही कर रहा होता है। बाकी चीज़ें कहाँ लगी हुई होती हैं? क्यू में। तो वहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट, नया नहीं है, पुराना वाला ही है, तो हम लोग उसको यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग। तो वहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इसी के बारे में, स्वैपिंग में, इट अलाउज हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लिख लिए? सबका हो गया? अब हो गया तो वापस से बोर्ड पे देखो। मान लिया ये हमारा हार्ड डिस्क था, हार्ड डिस्क से सारा डेटा प्रोसेस होने के लिए कहां पर आएगा? रैम, और रैम से कहां जाएगा? प्रोसेसर। यहां तक तो क्लियर है सबका? मैंने आपसे क्या बताया, जो हाई प्रायोरिटी टास्क होगा उसका क्या होगा? प्रोसेसिंग पहले, और जो लो प्रायोरिटी होगा वो कहाँ चला जाएगा? वापस आपके सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी हार्ड डिस्क में, एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हम लोग पहले पढ़े थे, उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। आपसे हम क्या बताए, हर एक लोकेशन पे हमारे पास एक यूनिक एड्रेस होता है। हर एक लोकेशन का हमारे पास क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। और हर एक लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस के अलावा यूनिक कैपेसिटी होती है। यानी हो सकता है
कि जिस पॉइंट को ये रेफर कर रहा है उस पॉइंट का एड्रेस है 110011 और इसकी कैपेसिटी जो है, इस पॉइंट की कैपेसिटी मान लेते हैं 50 GB है। तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर है वो कितने GB का है? 50 GB का है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये 50 GB बहुत आपको ज़्यादा लग गया तो हम एकदम फैक्टफुल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 1 GB डेटा स्टोर है। ये भी आपको फैक्टफुल नहीं लगता है तो हम और ले सकते हैं मान लो, लेकिन 1 GB हम रखते हैं तो कि हमें आसानी होगी समझने में, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम मान लिए कि इस पॉइंट पे कितना GB स्टोर है? 1 GB, और इसका एड्रेस क्या है? 110011। अब बेटा क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर का जो रैम है ये मान लिए हमारे पास 2 GB का है। तो आपको बताए थे जब प्रोसेसिंग करना होगा तो सारा डेटा उठ के कहां से आएगा? हार्ड डिस्क से रैम में। तो यहां से उठकर डेटा रैम में आ गया। रैम की कैपेसिटी कितनी है? 2 GB। हमारे पास जो फाइल है वो कितने GB का था? 1 GB। डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट होगा यहाँ पे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रैम का जो एफिशिएंसी है वो क्या है? ज़्यादा है। रैम का एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है, यानी रैम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। उसको कितना डेटा मिला? कम डेटा मिल रहा है। मेरी बात समझिए मैडम जेवियर्स, बाद में लिखेंगे। आई रिपीट अगेन, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? 2 GB डेटा है हमारे पास और 1 GB डेटा है, सॉरी, और 1 GB को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक ऐसे लोकेशन पे जो कितना स्टोर कर सकता है? 2 GB। तो क्या इसके लिए ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, यानी एफिशिएंटली मैनेज कर पाएगा, सही तरीके से मैनेज कर पाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन है, 4 GB डेटा है एक ही पॉइंट पे, ट्रांसफर करना है यहां से कहां पे? रैम में। अब क्या ये पॉसिबल है कि 4 GB को हम 2 GB रैम में एडजस्ट करें? नहीं। तो फिर वहीं पे कंडीशन आता है किसका? स्वैपिंग का। बताए थे। अच्छा, इसके अलावा बताए थे आपको कि टुकड़ों में भी डेटा सेव होता है। क्या बताए थे वो? ओवरलेज। वेरी गुड। तो वहां पर जैसे मान लीजिए 4 GB डेटा है तो 4 GB डेटा यहां जा नहीं सकता, तो क्या करेगा? टुकड़ों में आ जाएगा। 1 GB पहले आ गया, फिर 1 GB आ जाएगा, फिर 1 GB आ जाएगा, फिर 1 GB आ जाएगा। एक तरीका ये था। और जब टुकड़ों में डेटा आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलेज। पढ़ाए थे पिछली क्लास में। या एक तरीका तो चलो मान लिया यही हो गया, या दूसरा तरीका हम आपको बताए अभी। दूसरा तरीका ये बताए थे कि हमारा जो डेटा है वो टुकड़ों में टूट जाएगा और क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या होगा? टुकड़ों के फॉर्म में टूट जाएगा और क्या बन जाएगा? क्यू। बताए थे ना, एक पेरेंट पार्ट ऐसा कुछ चर्चा हुआ था, रेसिडेंट वाला बताए थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास में कुछ रेसिडेंट बताए थे, तो एक रेसिडेंट बताए होंगे, दूसरा क्या था? हाँ, एक रेसिडेंट बताए थे, तो दूसरा क्या बताए थे? प्रेसिडेंट। मार नहीं खा रहे हो तुम मेरे से, वही बहुत बड़ी बात है। जब तुम बोलते हो तो हम आंख बंद कर लेते हैं, हम सोचते कि बाकी लोग पैसा दिया है, चलो यही सुन लेंगे। पहला हम फिर से बता रहे हैं, हम लोग उस चीज को पढ़े थे, वो क्या था? रेसिडेंट। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था रेसिडेंट के अलावा? सेट ऑफ ओवरलेस। नहीं, कॉपी खुलता ही नहीं है घर पे, एकदम सब बाबा बन गए हैं। अरे भैया, तो रूटे को तो रेसिडेंट लिखवाए थे। खैर छोड़ो, यहां देखो, नहीं याद है तो यहां से समझो। यहां पर क्या हो गया कि क्यू के फॉर्म में टूट गया, तो जो जरूरी वाला पार्ट है, पेरेंट पार्ट, एक बार आएगा, इसका क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा, वापस चला जाएगा। फिर दूसरा आएगा, एग्जीक्यूशन होगा, वापस चला जाएगा। तीसरा आएगा, एग्जीक्यूशन होगा, वापस चला जाएगा। चौथा आएगा, एग्जीक्यूशन होगा, वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या बन सकती है। समस्या ये है कि मान लो 1 GB आया, ये वाला यहाँ अंदर आ गया, इसका नाम है मान लो A1। ये अंदर आया, इसका प्रोसेसिंग हो रहा है। लेकिन जब प्रोसेसिंग हो रहा है तो प्रोसेसिंग के समय इसको कोई एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, और उस डेटा को देने के लिए हमें आवश्यकता है किसकी? मान लो कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड से हमें कोई डेटा देना है। कब?
जब A1 का प्रोसेसिंग चल रहा होगा तब। तो एक बात बताओ, जब A1 बेटा यहां आ गया तो जब तक हम उसको डेटा नहीं देंगे तब तक क्या वो प्रोसेस होगा? वो क्या करेगा? स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, यानी वो बैठा होगा कहां पे? रैम के अंदर। तो ये क्या कर रहा है? हमारे मेमोरी को खा रहा है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी यहां पर है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ बैठा हुआ है? रैम में। भैया मान लो 2 GB का था तो 1 GB पहले से वो छेक कर बैठ गया है, बोलता है कि नहीं तो हमको इंस्ट्रक्शन दो तो हम आगे चलेंगे, नहीं दोगे तो नहीं चलेंगे। तो वो 1 GB हमारे मेन मेमोरी का क्या करके रखा है? दबाकर अपने पास रखा है। फ्री कितना है? 1 ही GB। तो ये जो कंडीशन आया स्वैपिंग में, या ये जो कंडीशन आया ओवरले में, यहां पर एक समस्या ये बन गई कि जब तक एक टुकड़े को आप अपना इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं देंगे वो आगे का प्रोसेसिंग नहीं करेगा। और यही नुकसान है किसका? स्वैपिंग का भी। स्वैपिंग भी यही कहता है कि भैया एक टुकड़ा आया, जब तक उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक वो कहाँ बैठा रहेगा? आपके प्रोसेसिंग या फिर आपके मेन मेमोरी में बैठा रहेगा। इससे क्या होगा कि इससे आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि स्वैपिंग के साथ मेमोरी यूटिलाइजेशन भी एफिशिएंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है वो भी हाई फ्रीक्वेंसी का रखना होगा। हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो जैसे देखे होंगे आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो कई लोग ऐसे हैं, जब हम लोग, हाँ कई लोगों के पास होता है, मेरे पास भी एक फ़ोन है, जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो कुछ मिनट बाद चालू होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? हैंग हो गया। कई बार आप देखेंगे कि उसमें म्यूज़िक प्ले करना होता है तो आप उस प्ले वाले आइकन पे क्लिक कर दिए हैं, लेकिन वो 7 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद होता है। तो हमारे लिए वो क्या होता है? इरिटेटिंग होता है। ऐसा जनरली हर फ़ोन में देखा जाता है। आप देखेंगे कि जब किसी नए फाइल को डाउनलोड करोगे, मान लो PDF ही डाउनलोड कर लिए और वो PDF मान लो 6 MB 10 MB 70 MB का है, यानी बड़े साइजेस में है, तो उसको खुलने में क्या लगता है? टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो टुकड़ों में पहला पेज खुलता है, दूसरा पेज खुलता है, तीसरा खुलता है, चौथा चलता है, यानी वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? तो वो अपने मेमोरी को कोऑर्डिनेट करके चलता है। तो वही हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई प्रोसेसिंग हो रहा है और उसको आपकी तरफ से किसी डेटा की आवश्यकता है तो जब तक आप अपना डेटा उसको नहीं देंगे तब तक वो क्या करेगा? रैम में बैठा रहेगा। इससे क्या होगा? कंप्यूटर आपका स्लो हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि हमको इंस्ट्रक्शन तुरंत का तुरंत पास कर देना है, जैसे ही वो डेटा कहाँ पर आया? रैम में आया प्रोसेसिंग के लिए। इसके लिए आवश्यकता ये पड़ेगी कि आपके कंप्यूटर में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा है, यानी CPU हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, उन सब की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। अगर कमज़ोर कीबोर्ड लगा दिए तो पता चला आज बटन दबाए तो 10 मिनट बाद वहाँ इंस्ट्रक्शन पहुँचेगा, तो फिर उस केस में हमारा स्वैपिंग क्या हो गया? फेल हो गया। और वहाँ पे स्वैपिंग जो होगा एक रीज़न बन जाएगा किसके लिए? डेडलॉक के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? अरे यस नो तो बोलो। बहुत एटीट्यूड है, लोग बोलते ही नहीं, क्या ही हम बोले। खाना खा के आए थे लड़के? खाना नहीं खाए थे? लंच? तो ब्रेकफास्ट कहलाता है। उसके बाद नहीं खाए थे तो ब्रेकफास्ट में क्या खाए थे? हाँ? अरे कुछ तो खाए होगे, बताए दो क्या। अच्छा, ब्रेकफास्ट ही चावल कर लिए थे? 10 ही बजे खा लिए थे? तो फिर रात्रि भोजन कब करोगे? तो भाई 12 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हो तुम। तो हम तो कहे थे संध्या के बाद नहीं खाने। हम तो कहे थे रात में खाना अवॉइड करो, तुम लोग तो दिन ही में गैप कर दे रहे हो।
सुनो भाई, इससे बच के रहना, नहीं तो कब तुम्हें कहाँ बेच देगा तुम भी नहीं जानोगे। हमें तो अब सनशाइन इंस्टीट्यूट पे हो रहा है जैसे हिसाब से चल रहा है। बाबू कॉपी उपी खोलते हो? पिताजी हैं कि नहीं तुम्हारे? पिताजी हैं? क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? यहाँ तो नहीं रहते होंगे। तो जाते उनसे मिलते हो? तो कभी ऐसा हुआ कि जूता लेके दौड़ गए तुम्हारे पीछे? अरे हंसने की बात नहीं है, हमारे पिताजी आज भी हमें दौड़ाते हैं। होता है ऐसे? इकलौते हो तो भी तुम बच गए हो, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। या तो तुमको छोड़ दिए हैं, या तो तुम घर ही नहीं जाते होगे। घर नहीं आते हो? हाँ, तभी बच। कोई ये ऐसे ही प्राणी है जिनको सुधारने के लिए माँ कहती है बेटा बिगड़ गया ब्याह करा दो, तो साथ में बेटा बहू फिर बिगड़ जाते हैं, अब फिर वो घर क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। हर बार नहीं बोलना होता है, कभी कभी मौन रखना होता है। अब बेचारे को बगल में तुम्हारे मनमोहन सिंह बैठे थे, तुम उनको बोलना सिखा दिए हो, तो नहीं बोलना अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसा तुम मत करो कि आतंकवादी गतिविधि करने लोगों कक्षा में, तो दिक्कत हो जाएगी। हम कभी देखते हैं तुम वहां बगावत कराते हो, कभी यहाँ बगावत कर देते हो, आखिर चल क्या रहा है? हाँ? बगावत की बागवान चल रहा है यहाँ। कौन? नहीं देखो, ये बेवकूफ़ी है। आज के ज़माने में अगर आप सोचते हैं कि लड़के जी पाएंगे तो नहीं जी पाएंगे। ना आप लड़के जी पाएंगे, ना अपने आप को गरीब दिखाकर जी पाएंगे। अगर आपको लगता है ना किसी के सामने दिखाओगे सर हम बहुत दीनहीन हैं, सर हम बहुत कमज़ोर हैं, हमको रख लीजिए, कोई भाव नहीं देगा। और तुम्हें लगेगा या लगता है कि हम लड़के जीत लेंगे, तो तुम कट्टा निकालोगे, सामने वाला AK-47, और उससे भी मज़ेदार लोग हैं, कुछ लोग जबान से ही तुम्हें घायल कर देंगे, तो फिर तुम क्या ही करोगे? ऐसे बहुत लोग हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं सामंजस्य बना के चलने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए अंग्रेजी में बता दे रहे हैं, टॉलरेंस एटीट्यूड बना के चलो, जरूरी है। नहीं तो मेरा तो कुछ नहीं भाई, हम तो अपना स्कूटी उठाते हैं चल लेते हैं, हमको तो बस ये लगता है चलो पैसा मिल गया ना काफी, लेकिन बदलाव जरूरी। खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि ओवरले स्वैपिंग जो हमारे पास है वो क्या हो सकता है? एक रीजन हो सकता है किसके लिए? डेडलॉक के लिए। कब? जब मेमोरी एफिशिएंटली मैनेज ना हो पाए, या जब हमारे हार्डवेयर क्या हो, अच्छे ना हो। तो एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्वैपिंग। It is necessary to know, it is necessary to know, it is necessary to know how much memory, it is necessary to know how much memory a process is using. And also to find out, and also to find out, and also to find out whether, sorry गलती हो गई मेरे से, and also to ensure that, and also to ensure, ENSURE, and also to ensure that no input output device, no input output device is causing any problem. No input output device is causing any problem, is causing any problem. Clear है? is causing any problem, is causing any problem. अच्छा अब देखो, 2 मिनट मेरी बात और सुन लेंगे तो बेहतर होगा। अभी हम आपसे ये बता रहे थे कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में डेटा जो होता है किस फॉर्म में होता है? डॉट्स के जगह पे होता है, और वहाँ पे एक यूनिक एड्रेस होता है,
उसी यूनिक एड्रेस पे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डेटा स्टोर होता है। तो जहां पे बेटा डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस। एड्रेस कितने टाइप का होता है, बहुत प्रकार का। CX BX और कुछ बताओ इसके अलावा। अच्छा, कॉन्टिग्यूअस नॉन कॉन्टिग्यूअस ऐसा कुछ पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? ऐसा कुछ पढ़े, कॉन्टिग्यूअस होता है मेमोरी एक नॉन कॉन्टिग्यूअस होता है, ऐसा कुछ पढ़े? नो। आप पढ़े मैडम, पास आउट वाले? खैर वहां पे पहुंचेंगे, हम समझ गए, वहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट थोड़ा सा बेसिक्स जान जाते हैं। तब मेमोरी का जो एड्रेस होता है, यानी जो CPU में लोकेशन होता है, उस लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है एड्रेस, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। पहला क्या होता है, फिजिकल, दूसरा क्या होता है, लॉजिकल। जैसे कि एग्जांपल समझिएगा, आपसे अगर कोई पूछे, यहाँ बैठे होंगे, मान लो भूख लग गई किसी को, तो बोलेगा भैया हम जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ पहुँच जाएगा। तो मान लो कावेरी से ऑर्डर कर दिए, अब ऑर्डर किए तो भैया वहाँ पे खाली उसको फ़ोन करके बोले कि सुनो हम जोमेटो पे खाली ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, लेकिन तुमको आना कहाँ है, तो फलाना टावर है, इसके ऊपर चढ़ जाना, 5th फ्लोर पे चले आना। अब 5th फ्लोर में आने के बाद एक दो पहला क्लासरूम होगा, वहीं पे हम चौथे बेंच पे बैठे हैं, हमारे पास रख देना। तो भाई जोमेटो वाला बहुत समझदार होगा, तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आ जाए। दूसरा एक और तरीका होता है, तो एक तरीका ये होगा कि आप सपोज करो कि जोमेटो का एक सर्विस आया था जहाँ पे इंटर सिटी फूड ट्रांसफ़र होता था, जहाँ पे आप एक शहर में हैं तो दूसरे शहर का भोजन मंगवा सकते हैं। मान लो आपको लगता है लखनऊ की बिरयानी चाहिए, तो आप यहाँ ऑर्डर करके मंगवा सकते थे। फिलहाल वो सस्पेंडेड है वो सर्विस। भाई वो तो हम भी नहीं जानते, परमात्मा जानते हैं, हम तो कभी मंगाए नहीं। लेकिन वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया था जहाँ फ्लाइट कनेक्टिविटी का यूज़ करते थे वो लोग, और एक्यूरेट डिलीवरी के लिए आपसे आपका पिन कोड पूछते थे। तो सपोज करो कि ये लालपुर वाला एरिया है, तो अगर इसका फिजिकल एड्रेस पूछे तो फिजिकल एड्रेस क्या हो गया, लालपुर। लेकिन इसका लॉजिकल एड्रेस क्या हो गया, तो इस एरिया का जो पिन कोड है वो क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस। इन दोनों में अंतर क्या हुआ, तो फिजिकल एड्रेस का जो मतलब होता है वो एक डिफाइनर देता है, या कंप्यूटर की भाषा में समझे तो फिजिकल एड्रेस कहाँ बनेगा, हार्ड डिस्क में। फिजिकल एड्रेस कौन बनाता है, तो जो हार्ड डिस्क का डेवलपर होगा, या हार्ड डिस्क का जो मैन्युफैक्चरर होगा, माफ़ी चाहते हैं डेवलपर नहीं हो सकता यहाँ हार्ड डिस्क का जो मैन्युफैक्चरर होगा वो क्या देकर जाएगा, फिजिकल एड्रेस। और इस फिजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करना पड़ता है किस में, लॉजिकल एड्रेस में। तो बेटा इस फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो उस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नहीं समझ में आया? तो आप मान लीजिए एक हार्ड डिस्क के एक कोने को रेफर कर रहे हैं, क्या 110001, तो ये उसके लिए क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस। लेकिन सपोज करिए कि ये जो हार्ड डिस्क लगा है वो किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का है, मान लीजिए सैमसंग का है, तो सैमसंग हो सकता है कि इस कोने का नाम रखी होगी AX11 या कुछ और भी रखी होगी। तो उस एड्रेस को कन्वर्ट किया गया किस फॉर्म में, लॉजिकल एड्रेस में, यानी 1 और 0 के फॉर्म में। लॉजिकल एड्रेस निकलता है 1 और 0 के फॉर्म में। आई रिपीट अगेन, बाइनरी डिजिट में ही वो बन सकता है, 1 और 0 के फॉर्म में। समझ रहे हो मेरी बात? तो 1 और 0 के फॉर्म में जब वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल से लॉजिकल में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेशल
एक स्पेशल पॉइंट है वो, या कह सकते हो एक स्पेशल इंसान है, या कह सकते हो स्पेशल मेन्यू है जो वो करता है। उस मेन्यू को हम लोग कहते हैं MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसका काम क्या होता है बेटा? तो इसका काम यही है, फिजिकल टू लॉजिकल, लॉजिकल टू फिजिकल। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे, हमें कभी लॉजिकल से फिजिकल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए मेमोरी यूनिट के अलावा एक और कंडीशन है, वो क्या है वो बताएंगे। ये सिर्फ एक तरीका आपको बताएं, फिजिकल से लॉजिकल जाने के लिए, लॉजिकल से फिजिकल आने के लिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो क्या है हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट। क्लियर है? यस नो तो बोलो, कोई डाउट है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, द कंप्यूटर नहीं, अब नया पॉइंट है इसी में, इसी चैप्टर में, मेमोरी एलोकेशन में ही। द कंप्यूटर इंटरैक्ट्स to the user, interacts to the user using two addresses, using two addresses। पहला लिखेंगे लॉजिकल और दूसरा लिखोगे फिजिकल। पहला लिखोगे लॉजिकल और दूसरा क्या लिखोगे? फिजिकल। हाँ बिल्कुल, प्रोसेसिंग के लिए जब बेटा निकलेगा तो लॉजिकल एड्रेस चाहिए ही चाहिए। मैक और आईपी लेकिन डिफरेंट है, उसको हम लोग इससे नहीं कंपेयर कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था उसमें? लॉजिकल एंड फिजिकल। लॉजिकल में लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को एक बात आपको हम बता दें, देखिए प्रश्न उठा है तो यहाँ पे सीपीयू और मैक का, आईपी और मैक का, तो हम आपको एक बात बता दें, मान लीजिए कि हम अपने कंप्यूटर में विंडोज 11 रखें, ठीक है, तो विंडोज 11 में बेटा इस पॉइंट को बताया गया कैसे? 110001। हो सकता है कि हम विंडोज 8 लगा दें तो ये एड्रेस बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसीलिए हम लोग लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। लॉजिकल एड्रेस को किस नाम से जानते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट कीप्स वेरिंग एज पर द ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन फिजिकल वाला चेंज नहीं होता। क्लियर है? इसीलिए कभी जीवन में आपको, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको चोरी वाला कंप्यूटर खरीदना पड़े या लैपटॉप खरीदना पड़े या कभी चुराना पड़े, तो आप बेशक चुरा लीजिएगा, उसका हार्ड डिस्क बदलवा दीजिएगा। उसका हार्ड डिस्क क्या करिएगा? बदलवा दीजिएगा। बहुत हद तक बच जाएंगे, फिर भी पकड़े जाएंगे लेकिन बच जाएंगे। मोबाइल से बचना है भाई, सबसे आसान उपाय है सिम कार्ड लगाओ ही नहीं। घर में बच्चा उच्चा है, उसको दे दो वाईफाई कनेक्ट कर। अब मान लो कोई पूछे, कभी छापा पड़ गया, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। मोबाइल को ट्रैक तब तक कर सकते हैं जब तक वो नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो आप उसको बेशक गेम खेलने के लिए देंगे तो वो नेटवर्क से पकड़ेगा ही, नेटवर्क कनेक्ट करेगा। अब मान लो उस बच्चे तक पुलिस पहुंच गई, तो तुम्हें कहना है हम तो जानबे नहीं करते कि कर बच्चा है, सड़क पर टहल रहा था, हम उसको ले आए, साथ में मोबाइल था उसको भी ले आए। तो ऐसा काम कर सकते हैं। हाँ? नहीं तो हम कह देंगे सड़क पर टहल, बच्चा भी ले जाएगा। देखिए हम एक बात बताते हैं, हमारे देश में, आपसे हम पहले ही बताए थे, नहीं बताए थे तो बता दे फिर से, 350 रुपए की एक बुक आती है, बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कभी जिसको बहुत डर लगता हो पुलिस से, जेल जाने से, चोरी से, किडनैपिंग से, मर्डर से, तो क्या कर सकता है ना, वो बेयर एक्ट पढ़ ले, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट 350 में आता है।
भाई जितना पुलिस वाला से डर लगता है सब डर खत्म हो जाएगा, जितना कचहरी जाने में डर लगता है सब खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं क्या कह रहे हो, मर्डर कर दोगे तुम फिर कर बच सकते हैं, फैक्ट है, अरे हंसने की बात ही नहीं है भाई। हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ोगे ना तो उसमें हर एक एक्ट में आपको समझ में आएगा कि उसका कुछ ना कुछ बचाव है। अगर मान लो तुम मर्डर ही कर दिए, अब तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपने आप को प्रूव कर देना है कि तुम पागल हो। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, बच जाओ। नहीं एक्सीडेंट कहेंगे तो भी 5 साल फंस जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 साल ना रहे, 6 महीना 7 महीना में चले आए, 6 महीना रहना पड़ता है। हाँ तो हम लोग कह देंगे कि सर इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। क्या हुआ, तो ये हमको उत्तेजित कर दिया सर, तुम चाकू भोंक दिए। हाँ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो हमारे यहाँ देखो हो सकता है कि अगर ये कोई देख ले, जानते हो बाबू हम तुम्हें बताएं, कभी कोर्ट में गए हो, जुडिशरी कहती है कि भैया किसी, इंग्लिश में वो टर्म लेकिन हम हिंदी बताते हैं, वो कहती है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बदले में हमें 100 दोषियों को क्यों ना छोड़ना पड़े। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ हर एक डेट पे पास ओवर का कंडीशन होता है। मतलब हम गए, हम बोलेंगे सर हम नहीं आ सकते हैं सर, काहे सर हमें लूज मोशन हो रहा था, तो पास ओवर दे दीजिए, तो 2 महीने बाद 4 महीने बाद पास ओवर मिलता है। और इसी से हम लोग बच जाते हैं। उसमें बहुत सारे कंडीशन है, जैसे एक बच्चा सही बोला कि सर हम लोग कब तक बचेंगे, तो उसमें भी जानते हो कंडीशन है कि जब तक हम ऐसा कुछ कंडीशन बना दें कि चार्जशीट ही ना फाइल हो। तो अगर 90 दिन तक चार्जशीट नहीं फाइल हुआ तो ऐसे भी हमको पुलिस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉल्ट किसका हो गया, पुलिस का हो गया। तो बड़े बड़ा जो वीआईपी केसेस होता है उसमें लोग कैसे बच जाते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। पुलिस वाले को खिला देंगे भरदम पैसा, ले तुम 50 लाख खा लो, रिटायर होगा तुमको 50 लाख नहीं मिलेगा, तुम 50 लाख खा लो। क्या होगा, चार्जशीट मत फाइल करो, नहीं करोगे क्या होगा, तुम्हारा जो टीआई होगा, एसआई होगा, डीआईजी होगा, डीजीपी होगा, सस्पेंड करेगा। कई दिन करेगा, 6 महीना करेगा, हम तुमको बदले में 50 लाख दे रहे हैं। हाँ 50% सैलरी मिलता है, तो 6 महीना हमारे लिए वो पेड लीव मान लेते हैं। 50% सैलरी मिला, 50 लाख रुपया मिल गया, किसी अच्छे बिजनेसमैन से मेरा अच्छा संबंध बन गया। काहे लेगा, 6 महीने बाद तुमको अपने रख लेगा वो, सस्पेंशन खत्म। उसके बाद तुम पे ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि तुमसे कहा जाएगा ठीक है तुम ये थाना छोड़ के दूसरे थाने में चले जाओ, प्रमोशन रुक जाएगा। तो हम 50 लाख तो पहले ही ले लिए, और उसके बाद क्या कर लिए, तो एक बड़े बिजनेसमैन से अपना अच्छा संबंध बना लिए। सर बेटी की शादी है सर, सर होली है सर, लीजिए अभी तो जेब में 20,000 रुपया है, रखिए। बेचारा का सैलरी होगा 50,000, उसको 20,000 टिप मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं लड़ना नहीं होता है, हर जगह सोचो समझो आगे चलो। आज जीवन में एक टारगेट रखो, पैसा ढूंढ के कमाना है, इतना पैसा हो कि हम बिस्तर बना के सो जाए, कोई आए तो हम हाथ डाले, इतने पैसा है, कितना है सर, 1.5 लाख है, अच्छा लो, अरे वो भी नहीं है हमारे जेब में तो 10 रुपया नहीं है। फैक्ट बताएं, हम लोग तो यूपीआई यूज करने लगे। लेकिन हम आप सबसे कहेंगे कि ऐसा कुछ करना जीवन में कि कैश लेके चलो, बोरा में, बैग में, हाथ में। तुम तो बाबू ऐसे लेते ऐसे गिराते हुए चलना है, तभी तुम्हारा अकड़ जिंदा रहेगा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ से सही सलामत घर चले जाएंगे। रास्ते में बम तो नहीं फेंकवा दोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फैक्ट बता रही है, हकीकत है। पैसा है तो आप बच सकते हैं। लॉ एक ऐसा फील्ड है, हम एक टेक्नोलॉजी और लॉ ऐसा फील्ड मानते हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत पैसा दे सकता है। राम जेठमलानी को आप जानते होंगे, एक्सपायर कर गए, वो लॉयर थे। अब कोई ऐसी पार्टी बताओ जहां से वो राज्यसभा के एमपी ना रहे हो, समाजवादी पार्टी से रहें, कांग्रेस से रहें, बीजेपी से रहें, जितने पॉपुलर पार्टीज थे उनसे लड़े। और एक बार जाते थे ना वो हियरिंग में, तो उनका फीस जो था वो 1,70,000 रुपया था। रांची आते थे वो चारा घोटाला में लालू यादव के लिए लड़ने के लिए,
तो 1,70,000 लेते थे। एक हियरिंग कितने देर चल सकती है? तो बहुत ही गंदा केस होगा तो वो हियरिंग 1 घंटा चलेगा, यानी घंटे भर का उनको कितना मिल गया? 1,70,000। और आने जाने का चौपर अलग देना होता है उनको, मर गए वो चले गए। उसके बाद अच्छे अच्छे वकील से हमारे यहाँ कपिल सिब्बल हैं, बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो पार्लियामेंट में भी आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी आप जानते होंगे, बहुत कंट्रोवर्शियल लॉयर हैं वो हमारे देश में। इसके बाद हमारे यहाँ प्रशांत भूषण हैं, उनके पिताजी शशि भूषण थे, हैं वो जज। हाँ बिल्कुल भाई, एक एग्जाम्पल बताते हैं हम जज के बारे में अगर कह दिए तो। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में 37 जजेस चाहिए होता है। अभी कुछ साल पहले तक वहाँ पे ये स्थिति थी, और वहाँ पे एक कंडीशन है, आपको बताते हैं। कंडीशन ये कहता है कि अगर आपको जज बनना है तो 2 तरीका है, या तो आप 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए हों, या आप स्टेट कमीशन से हाई कोर्ट में जज बन के आए हों, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या था? 10 साल का आपका प्रैक्टिस है। तो नेपोटिज्म हमको लगता है वहाँ बढ़ता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते बात, क्योंकि 10 साल को भी प्रैक्टिस किया, हम जज हैं हाई कोर्ट में, मान लो ये मेरी बेटी है या मेरे घर के रिश्तेदार हैं, कहेंगे ये इसको ले आओ 10 साल प्रैक्टिस कर ली, जज बना दो। लेकिन जो अच्छा लॉयर है वो जज कभी नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि हम जितना जज बन के नहीं कमाएंगे उतना पैसा कितने में कमा लेंगे? प्रैक्टिस में कमाएंगे। और कौन? नहीं, आप बड़े लॉयर को छू नहीं पाएंगे। हम आपको बताते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे कचहरी चौक पे, तो आपको ऐसा भी लॉयर मिलेगा भाई जो 100 रुपए में एफिडेविट करके देगा। क्यों? आ जानते हो, विश्वास नहीं करोगे, 70 रुपया खाली कोर्ट फी है, 30 रुपया पे वो काम करके देता है। तो डिपेंड करता है नॉलेज का और एक्सपीरियंस का। और नॉलेज जानते हो कैसे आता है? तो मन में मान लेना होता है कि हम काम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस लाओगे तो पूरा पैसा टिक लोगे। और दूसरा दिक्कत हमारे यहाँ लॉयर्स का नहीं अच्छे होने का ये है कि अंग्रेजी नहीं बोलना आता। और हायर जुडिशरी कहती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कि आपको अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। अंग्रेजी अच्छी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। लिखो, फिजिकल एड्रेस लिख रहे थे ना, क्या बोल रहे थे अभी हम? अच्छा, लिख रहे थे लॉजिकल। इट इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, इट इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, इट इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, पहला। दूसरा, it is also known as virtual address, it is also known as virtual address। it is also known as virtual address। next लिखोगे, the physical address is converted, the physical address is converted into logical address by the physical address is converted into logical address by the operating system, by the converted into logical address by the operating system, by the operating system। नेक्स्ट लिखेंगे फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट होगा फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। आप इसमें लिखेंगे द एक्चुअल एड्रेस ऑफ अ हार्डवेयर, द एक्चुअल एड्रेस ऑफ अ हार्डवेयर, the actual address of a hardware is known as physical address। नेक्स्ट लिखेंगे आप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। इसके बारे में लिखेंगे इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस that
that maps logical address to the physical address. लिख लिए। अब ये जो बेटा कॉन्सेप्ट है ये मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस के लिए, अगर वो मोनो प्रोग्रामिंग है तो उसके लिए नहीं है। मोनो प्रोग्रामिंग क्या हो गया, जैसे डॉस मॉडल हो गया। डॉस समझते हो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वहां पे ये काम नहीं करता है। तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें कोने में कहीं नोट में, इन सिंगल यूजर सिस्टम, इन सिंगल यूजर सिस्टम which is also known as monoprogramming, which is also known as monoprogramming, no translation, which is also known as monoprogramming, no translation of the address takes place. 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 हो गया? कोई डाउट है? ठीक है, थैंक यू।